गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर सेकंड जो है पढ़ रहे हैं, अल्कोहल एंड फिनॉल, जिसमें मोनोहाइड्रिक अल्कोहल अपन ने कंप्लीट कर लिया था। अल्कोहल में आपके यहाँ पर तीनों हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल एंड ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें उसकी नॉमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शंस कर ली थी। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे डाईहाइड्रिक अल्कोहल को, जिसका हम यहाँ मेथड ऑफ प्रिपरेशन, पहले नॉमेनक्लेचर करेंगे, देन मेथड ऑफ प्रिपरेशन करेंगे और केमिकल रिएक्शंस करेंगे डाईहाइड्रिक अल्कोहल की। डाईहाइड्रिक अल्कोहल मीन्स ग्लाइकोल बेसिकली। ठीक है, अच्छा, मेरे से जो है बहुत सारे बच्चे, कई बच्चों का जो है ये क्वेरीज आई कि सर जो है ये हमको इसमें से नोट्स बनाने हैं या आप प्रोवाइड कराएंगे। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये आपके नोट्स ही हैं। ठीक है, इसमें कुछ भी आपको एक्स्ट्रा ना जोड़ना है ना कुछ कम करना है। ये आपके नोट्स हैं जो मैंने खुद ने हैंड रिटन है मेरे, आप देख रहे होंगे। मैं लिखता हूँ और फिर उसकी PDF बना करके जो है आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर। अब जहाँ तक रही बात कि ये PDF जो है मैं आपको जैसे ही अपना चैप्टर कंप्लीट होता है, मैं पूरे चैप्टर की जो है PDF बना करके आपको डाल दूँगा। ठीक है, ताकि आप उसको सिंपल आप उसकी फ़ोटोकॉपी करा लें, उसको जो है प्रिंट आउट ले लें उसका, और आपके पास ये नोट्स हो जाएंगे। देखिए, आपको मालूम होगा अपन ने जो लास्ट किया था वो 33 पेज नंबर तक था, ये 34 से स्टार्ट है। एक एक चीज़ जो है मैंने इसके अंदर लिख दी है। अब यूँ तो अगर देखा जाए तो पूरी यूनिट बहुत बड़ी हो जाती है। तो जैसे ही अपने अल्कोहल ख़त्म होगा, मैं अल्कोहल के नोट्स की PDF डाल दूंगा, और जैसे ही फिनॉल ख़त्म होगा तो फिनॉल की PDF डाल दूंगा। ठीक है, अभी अल्कोहल में सिर्फ एक पार्ट हुआ है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अभी डाईहाइड्रिक अल्कोहल और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल जैसे ही कंप्लीट होंगे, मैं पूरी अल्कोहल की PDF डाल दूंगा, जिसको आप प्रिंट आउट ले लें। ठीक है, तो आपको नोट्स वगैरह कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ जो दिया गया है इसको ही पढ़ना है और इसको याद कर लेना है। ठीक है, और मैं समझाता जाता हूँ इसके साथ साथ। तो अगर कहीं कोई दिक्कत आए तो आप क्वेश्चंस जो है मेरे से पूछ सकते हैं रिटन में। ठीक है, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो आप उनको लिखिए एक पेपर पे और मुझे सेंड कर सकते हैं, मेरे नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो या आप ग्रुप में भी सेंड कर सकते हैं, और जो है अगर प्रॉब्लम्स ज़्यादा होंगी तो मैं उनका भी एक वीडियो बना करके अलग से डाल दूँगा। ओके, देन हम स्टार्ट करते हैं अपना डाईहाइड्रिक अल्कोहल। देखिए, डाईहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है कि जब दो OH ग्रुप जुड़े हों। ठीक है, अब ये दो OH ग्रुप क्या होता है, एक कार्बन पर भी जुड़ सकते हैं और दो अलग अलग कार्बन पर भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो हमारे को जो कोर्स में पढ़ना है वो पढ़ना है जब दोनों OH अलग अलग कार्बन पर जुड़े हैं, और वो भी दोनों कार्बन कैसे हैं, एडजेसेंट कार्बन। एडजेसेंट कार्बन का मतलब है बिल्कुल पास वाले, मतलब पहले पे जैसे OH जुड़ गया और दूसरे पर भी जुड़ गया। फॉर एग्जांपल जो अपना इथिलीन ग्लाइकॉल होता है। ठीक है, इथिलीन ग्लाइकॉल होता है, आप जानते होगा, जिसको हम इन जनरल लैंग्वेज में ग्लाइकोल भी बोलते हैं, CH2OH और CH2OH। ठीक है, इथीन से बनता है इसलिए इथिलीन ग्लाइकोल कहलाता है वो। ठीक है, तो वो डाईहाइड्रिक अल्कोहल में आता है। अब क्या है, दोनों OH एक कार्बन पर भी जुड़ सकते हैं। देखिए, ये आप जानते होंगे कि जब सेम ग्रुप अगर एक कार्बन पर जुड़ता है तो उसे जेमिनल कहा जाता है। IUPAC के अंदर आप ये पढ़ चुके हैं नॉमेनक्लेचर में। ठीक है, अगर कोई भी ग्रुप सेम कार्बन पर दो ग्रुप जुड़े हैं सेम, तो उसको हम बोलते हैं जेमिनल, यानी जैम। ठीक है, अगर मान लीजिए दो हेलोजन जुड़े हैं तो जैम डाईहेलाइड, और अगर दो OH ग्रुप जुड़े हैं तो जैम डायोल। ठीक है, और अगर एडजेसेंट कार्बन पर जुड़े हों, यानी जस्ट पास वाले कार्बन पर जुड़े होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, विसिनल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम सिर्फ विसिनल डायोल पढ़ेंगे, जेमिनल डायोल नहीं पढ़ेंगे। उसका कारण है कि जेमिनल डायोल जो है वो अनस्टेबल होते हैं, यानी स्टेबल ही नहीं होते, स्थायी नहीं होते, बनते ही नहीं है। अगर आप जेम डायोल बनाने की कोशिश भी करेंगे, यानी देखिए एक कार्बन पर अगर आप दो OH लगाएंगे, जैसे ये है या ये है, तो यहाँ से क्या होता है कि H2O का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है, यानी जल का अणु निकल जाता है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोनाइल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी एल्डिहाइड या कीटोन में। जैसे यहाँ देखें तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, यहाँ देखें तो ये किस में हुआ, कीटोन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो बेसिकली जेमिनल फॉर्म बनती ही नहीं है, एक बात आप ध्यान रखें। यानी हम यहाँ जो डाईहाइड्रिक अल्कोहल पढ़ेंगे, हम कौन सा पढ़ेंगे, पहली बात तो एडजेसेंट कार्बन पे होना चाहिए, दोनों OH ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पे होंगे, और उसको हम कहते क्या है, विसिनल डायोल कहते हैं। ठीक है, विसिनल फॉर्म कहलाती है वो। और इसका जो एग्जाम्पल है, यानी जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है हमको इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, इथिलीन ग्लाइकोल बोला जाता है, हिंदी में हमको इथिलीन ग्लाइकोल बोलते हैं, और इंग्लिश में लिखते वक्त हम इसे इथाइलिन ग्लाइकोल लिखते हैं। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल।
तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि 2 OH group attached at one carbon is called geminal diol or gem, but it is not possible because 2 OH at one carbon is not stable. ठीक है one molecule of water is eliminated, for example ये देखिए ये रहा एग्जाम्पल, ठीक है. so gem diol is not formed, तो gem diol तो बनेगा नहीं. only vicinal diol is stable, और vicinal diol बनता है वही स्टेबल होता है. और vicinal diol क्या होता है? when 2 OH group attach at adjacent carbon called vicinal. ठीक है, vicinal diol कहलाता है वो. एग्जाम्पल क्या है इसका? ये रहा देखिए, जैसे इथेन है, ठीक है. एथेन से अगर हम दोनों कार्बन से एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करें OH के थ्रू, तो बनता है एथिलीन ग्लाइकॉल. ठीक है, दैट इज कॉल्ड विसिनल डायोल, और इसी को हम कह रहे हैं डाइहाइड्रिक अल्कोहल जो है अपने. ठीक है, और इसी के बारे में हमको पढ़ना है पूरा. अब इसमें देखिए क्या क्या आ जाता है. इसका जो नाम होता है वो क्या है, इसका नेमिंग किस तरीके से है कि इसका अगर IUPAC नेम देखें तो होता है ये इथेन से बना है, तो पेरेंटल कंपाउंड है इथेन, और 2 OH है 1 और 2 कार्बन पे, तो इथेन 1,2 डायोल. और कॉमन नेम इसका होता है एथिलीन ग्लाइकॉल. ठीक है, ऐसे ही हम प्रोपेन से भी बना सकते हैं कि एक कार्बन को लीव कर दो, छोड़ दो, और बाकी 2 कार्बन जो हैं उनमें से क्या है एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस करो, किसके थ्रू? OH के थ्रू. तो ये बनेगा प्रोपेन 1,2 डायोल, और या फिर इसका कॉमन नेम होता है प्रोपिलीन ग्लाइकॉल. ठीक है हम सेकंड कार्बन को अगर छोड़ के फर्स्ट और थर्ड कार्बन से OH ग्रुप रिप्लेस करें, हाइड्रोजन को रिप्लेस करें OH ग्रुप से, तो वो क्या कहलाता है? प्रोपेन 1,3 डायोल, और कॉमन नेम इसका हो जाता है ट्राईमिथाइलिन ग्लाइकॉल. ठीक है, इस तरीके से हम इसके नेमिंग करते हैं. इसमें अल्फ़ा, बीटा और गामा ग्लाइकोल भी होते हैं. बेसिकली ये जो लिखे हैं हमने, ये अल्फ़ा, बीटा, गामा ग्लाइकोल ही है. देखिए अल्फ़ा ग्लाइकोल क्या है कि जब एडजेसेंट कार्बन पर जो है OH ग्रुप अटैच होते हैं तो वो अल्फ़ा ग्लाइकोल कहलाते हैं. यानी एक OH जिस ग्रुप पे है उसके जस्ट वाला, ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गया, और उसके जस्ट पास वाला कार्बन यानी वो अल्फ़ा कार्बन है. यानी दोनों कार्बन एडजेसेंट कार्बन पर जब होता है OH ग्रुप, तो वो क्या कहलाते हैं? अल्फ़ा ग्लाइकोल कहलाते हैं. जैसे है इथाइलिन ग्लाइकोल है, प्रोपिलीन ग्लाइकोल है, ब्यूटाइलिन ग्लाइकोल है. आप देखेंगे इथाइलिन ग्लाइकोल में 2 एडजेसेंट कार्बन पर है OH ग्रुप. प्रोपिलीन में भी देखें आप कि शुरू के 2 कार्बन पे OH ग्रुप है, तीसरे पे कुछ नहीं है. ब्यूटाइलिन ग्लाइकोल में देखें आप शुरू के 2 कार्बन पे OH ग्रुप है, थर्ड और फोर्थ पे कुछ नहीं है. तो ये अल्फ़ा ग्लाइकोल हो गया. बीटा में क्या होता है? बीटा ग्लाइकोल में 1 और 3rd कार्बन पर जो है 1 और 3rd पोजीशन पे जो है OH ग्रुप होता है. आप देखिए ये है, जैसे 1 और 3rd पोजीशन पे, 1 और 3rd पोजीशन पे क्या है जो है OH ग्रुप है. ठीक है, देखिए ब्यूटेन में देखें 1 और 3rd पोजीशन पे जो है OH ग्रुप है. ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे? बीटा ग्लाइकोल, यानी बीटा कार्बन. जैसे ये अल्फ़ा है तो ये बीटा है. ठीक है, बीटा कार्बन पे. एक होते हैं गामा ग्लाइकोल. गामा ग्लाइकोल में क्या है कि 1 और 4th पोजीशन पे, यानी कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4th पर क्या होगा? OH ग्रुप लगा होता है. ठीक है, ये देखिए इस तरीके से. ठीक है, तो ये गामा ग्लाइकोल हो गया. देन उसके बाद हम बात करते हैं इसके नोमेनक्लेचर की, यानी नामांकरण की. नामांकरण में देखिए पहले मैंने जो है ये पूरे जो नाम लिखे हैं, इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखें कि जो पहला नाम लिखा है वो कॉमन नेम है, जैसे फर्स्ट जो नेम लिखा है, और सेकंड नेम जो लिखा है वो IUPAC नेम है. यानी सेकंड लाइन में जो लिखा, फर्स्ट लाइन में जो लिखा है वो कॉमन नेम है, चाहे ये हो चाहे ये हो, और जो सेकंड लाइन में लिखा है वो क्या है? IUPAC नेम है. वैसे आप समझ जाएंगे, आप IUPAC जानते हैं क्योंकि नंबरिंग हम IUPAC में ही करते हैं. ठीक है, तो ये कंपाउंड जैसे, तो इसका नाम क्या होगा? इथाइलिन ग्लाइकोल कॉमन नेम, और IUPAC नेम क्या हो जाएगा इसका? इथेन 1,2 डायोल. ठीक है, और इसका कॉमन नेम क्या है? प्रोपिलीन ग्लाइकोल, क्योंकि प्रोपेन से बना है तो प्रोपिलीन ग्लाइकोल. और IUPAC नेम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1,2 डायोल, वही रहेगा क्योंकि 1,2 पे ही रहेगा इसमें, है ना. देन हम अगर इसका करें नेम, तो ये हमने देखा इसका कॉमन नेम क्या है? ट्राईमिथाइलिन ग्लाइकोल. ठीक है, ट्राईमिथाइलिन ग्लाइकोल है, लेकिन इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1,3 डायोल. ठीक है, यहाँ देखिए अगर हम देखें तो ये 4 कार्बन का है. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका कॉमन नेम ब्यूटिलीन ग्लाइकॉल. ठीक है, और IUPAC नेम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 1,2 डायोल. ठीक है, ये देखिए इसका क्या हो जाएगा? IUPAC इसका कॉमन नेम हो जाएगा टेट्रामिथाइलिन, क्योंकि 4 कार्बन है तो टेट्रामिथाइलिन ग्लाइकॉल. ठीक है, और IUPAC नेम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 1,4 डायोल. यहाँ देखिए ये 4 कार्बन की चेन है जिसपे 2 सब्स्टिट्यूएंट है CH3 CH3 और 2 फंक्शनल ग्रुप है OH OH एडजेसेंट कार्बन पे ही है. तो इसको कॉमन नेम बोला जाता है इसे पिनेकॉल. ठीक है, आपकी एक बड़ी फेमस रिएक्शन है पिनेकॉल पिनेकॉलोन रीअरेंजमेंट, जो हम बाद में पढ़ेंगे एज ए केमिकल रिएक्शन.
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर जो है एग्ज़ाम में पूछी जाती है। अगर आप लास्ट ईयर के पेपर उठा करके देखें तो पिनेकॉल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट जो है 99% जो है पूछा जाता है। ठीक है, देन हम बात करते हैं कि इसका जो नेम होगा वो कैसे होगा, IUPAC नेम, कि आपको मालूम है 2 और 3 कार्बन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, और 2 और 3 पर भी क्या है, डायोल है। तो हम इसका लिखेंगे 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन 2,3 डायोल। ठीक है, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन 2,3 डायोल, इस तरीके से इसका नेम हो जाएगा। तो ये हो गया नोमेनक्लेचर। ठीक है, नॉर्मल एग्जांपल लिए हैं हमने नोमेनक्लेचर में, हम बहुत ज़्यादा डीप नहीं जा रहे हैं क्योंकि नोमेनक्लेचर जो है एक अलग ही जो है टॉपिक होता है जो आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, इन क्लास 11-12, है ना। देन हम बात करते हैं जो हमारा मेन कंपाउंड है वो है इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, और इसको हमको पढ़ना है, यानी इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह ये सब चीज़ें। ठीक है, तो इथिलीन ग्लाइकॉल को ही हम क्या कहते हैं, इथेन 1,2 डायोल कहते हैं, ये आप जानते हैं। ये इसका फॉर्मूला है CH2OH CH2OH। देन उसके बाद करते हैं हम इसकी बनाने की विधियाँ, यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कि हम इसको किस तरीके से बना सकते हैं। तो बनाने की विधियों में सबसे पहला है हैलाइडों का जल अपघटन, यानी बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ हैलाइड्स, हैलाइडों का जल अपघटन। अब हैलाइड का जल अपघटन कैसे करेंगे, अब नेचुरल सी बात है, हमको इथाइलिन ग्लाइकॉल बनाना है तो हम इथाइलिन क्लोराइड ही लेंगे, है ना, हैलाइड जो लेंगे। तो इथाइलिन क्लोराइड को हम क्या कराते हैं, बेस के साथ में रिएक्शन कराते हैं, यानी सोडियम कार्बोनेट के साथ में विद वाटर। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं एक्वस सोडियम कार्बोनेट, है ना, एक ही बात है कि इथाइलिन क्लोराइड रिएक्ट विद एक्वस सोडियम कार्बोनेट एंड गिव्स इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, ये Na2CO3 प्लस H2O के साथ में रिएक्शन करेगा और क्या दे देगा, CH2OH दे देगा। ठीक है, एक ऑक्सीजन देखो यहाँ से निकला है, यहाँ से तो हो जाएगा OH और H, है ना, और एक OH और H होगा, एक ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा तो 2 हो गए OH, वो दोनों OH यहाँ जुड़ जाएंगे। यहाँ क्या बच गया, Na बच गए 2 और CO2 बच गया, तो CO2 निकल गया और 2 Na बचे, 2 Cl है यहाँ पर देखो, तो 2 NaCl निकल गया। सारी बात समझ में, 2 Na और 2 Cl मिलके क्या बन गए, Na2Cl, एक CO2 निकल गया। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन बचा और यहाँ पर क्या है, H2O, तो एक ऑक्सीजन मिल जाएगा तो 2 OH बन जाएंगे, तो 2 OH यहाँ जुड़ गए। ठीक है ना, इस तरीके से ये हैलाइडों का जल अपघटन हो जाता है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इथीन से भी बना सकते हैं, इथीन या इथाइलिन जो कॉमन नेम होता है इसका। ठीक है, कॉमन नेम इथाइलिन होता है और अगर IUPAC देखे तो हम इसको इथीन बोलते हैं। इथीन में हमने क्या किया है, ऐड किया है हेलोजन, ठीक है, और H2O। ठीक है, यानी कि डाइक्लोरीन, है ना, या क्लोरीन गैस वाटर के साथ में, या फिर हम इसको कह सकते हैं HOCl। ठीक है, HOCl हम इसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो भी यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ बनेगा इथाइलिन क्लोरोहाइड्रीन, ये हाइड्रीन है देखना। ठीक है, HYDRIN, हाइड्रीन, इथाइलिन क्लोरोहाइड्रीन, है ना, और इथाइलिन क्लोरोहाइड्रीन की फिर वही बेस के साथ और H2O के साथ में रिएक्शन कराते हैं, तो देखो वही बन जाता है इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, ये HOCl है, हाइपोक्लोरस एसिड है। ठीक है, Cl2H2O लें या हाइपोक्लोरस एसिड लें, एक ही बात है। ठीक है, हाइपोक्लोरस एसिड भी लिया हमने, तो हाइपोक्लोरस एसिड देखो एक जगह Cl जुड़ जाएगा, एक जगह OH जुड़ जाएगा, वही हुआ है, और वो क्या कहला रहा है, इथाइलिन क्लोरोहाइड्रीन कहला रहा है। इथाइलिन क्लोरोहाइड्रीन का हम क्या करते हैं, एक्वस जो है सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन कराते हैं, तो क्या बन जाएगा, इथाइलिन ग्लाइकॉल बन जाएगा। ठीक है, देन सेकंड जो मेथड है वो है हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ इथाइलिन। ठीक है, बाय द हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ इथाइलिन, यानी इथाइलिन का हाइड्रोक्सिलीकरण। ठीक है, हाइड्रोक्सिलीकरण करें हम, तो इथीन का हाइड्रोक्सिलीकरण करेंगे तो क्या करेंगे हम, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं वाटर के साथ में। ठीक है, KMnO4 एक्वस लिया है 0 डिग्री सेल्सियस पे। आप जानते हैं KMnO4 क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन कर देगा। ठीक है, और H2O है ही, तो एक ऑक्सीजन चाहिए, वो यहाँ से ऑक्सीडेशन से मिल जाएगा हमको, और H2O का तो मालूम ही है आपको, OH और H, तो एक ऑक्सीजन और चाहिए तो वो यहाँ से मिल गया, तो क्या बन गया, यहाँ भी OH और यहाँ भी OH। ठीक है, ये देखो ये हो गया इथाइलिन ग्लाइकॉल 0 डिग्री सेल्सियस पे। बेसिकली क्या किया है, हाइड्रोक्सिलीकरण करने का मतलब है हमने ऑक्सीडेशन किया है KMnO4 से। ठीक है, एक्वस KMnO4। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है इसी के अंदर, हाइड्रोक्सिलीकरण में एक और कर सकते हैं हम। हाइड्रोक्सिलीकरण किससे कर सकते हैं, हम रिएक्शन करवा सकते हैं ओस्मियम टेट्राऑक्साइड से। ठीक है,
ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन यानी कि तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल का क्या लेते हैं हम, जलीय विलयन। ठीक है, ये क्या है, मीडियम है बेसिकली, विलयन जिसको हम कहते हैं, या विलायक। विलायक क्या लिया है, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल का जलीय विलयन। और उस जलीय विलयन में किसके, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल के जलीय विलयन में हमने रिएक्शन कराई है इथाइलिन की यानी ये इथीन की, किसके साथ में, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ। ये देखिए ये इथीन है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ क्या बनता है, पहले एक साइक्लिक ऑस्मिक एस्टर बनता है। ठीक है, यह है साइक्लिक ऑस्मिक एस्टर। देखिए ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है ना। ये देखिए जब एक पाई बॉन्ड टूटता है तो 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, ये बना 1 और 1, ये 2। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन आ गए और वो ऑस्मियम से जुड़ गए, ऑस्मियम, और ये डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसको हम कहते हैं साइक्लिक ऑस्मिक एस्टर, इंटरमीडिएट बनता है। फिर हम इसका क्या करा देते हैं, यहाँ पे रिएक्शन करा देते हैं अल्कोहलिक सोडियम बाइकार्बोनेट से या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो अल्कोहलिक सोडियम बाइकार्बोनेट लेते हैं जब, तो यहाँ पे बन जाता है इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकॉल बन जाएगा, यानी यहाँ भी H लग जाएगा, यहाँ भी H लग जाएगा। ठीक है, और साथ में क्या निकलेगा, H2OSO4। अगर आप देखें तो ये फॉर्मूला काफ़ी हद तक ऐसा है कि अगर OH की जगह S हो केवल, तो ये हो जाएगा H2SO4। तो ये क्या है, H2OSO4। बेसिकली क्या है, जो वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसे ये क्या बना है, ऑस्मिक एसिड। ठीक है, ये ऑस्मिक अम्ल बना है H2OSO4। OS क्या है, सिंबल है ऑस्मिक, ऑस्मियम का। ठीक है, ऑस्मियम आप जानते हो मेटल होता है, उसका जो है सिंबल है क्या, OS। ठीक है, तो ऑस्मिक एसिड यहाँ पर बन जाता है और साथ में इथाइलिन ग्लाइकॉल बन जाएगा। थर्ड जो मेथड है वो है बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड। ठीक है, हम इथाइलिन ऑक्साइड का क्या करेंगे, जल अपघटन कर देंगे। ये है इथाइलिन ऑक्साइड। तो पहले हम इथाइलिन ऑक्साइड बनाएंगे, कैसे बनाएंगे कि इथीन की रिएक्शन कराएंगे हम ऑक्सीजन के साथ में, और यहाँ पर Ag कैटलिस्ट यानी सिल्वर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी 250 डिग्री सेल्सियस पे, यानी 250 डिग्री सेल्सियस पे सिल्वर जो है, सिल्वर कैटलिस्ट यानी सिल्वर उत्प्रेरक की उपस्थिति में इथीन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके क्या देता है, इथिलीन ऑक्साइड देता है। ठीक है, और ये इथिलीन ऑक्साइड का जब हम जल अपघटन कराते हैं यानी हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है, इथाइलिन ग्लाइकॉल मिल जाता है। मिलेगा, सिंपल है। मान लीजिए ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टूटते हैं और ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है, तो H2O पे क्या होगा, H+, वो H+ इस पे चला जाएगा ऑक्सीजन पे, और जो OH- है वो इस कार्बन पे चला जाएगा, क्योंकि इस कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो एक कार्बन पे OH चला जाएगा और एक कार्बन पे O तो था ही ऑलरेडी, H आ जाएगा, तो ये बन जाएगा इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, ये चीज़ है। देन ये सारे थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, 3 ही थे, तीनों हमने कर लिए। देन उसके बाद में आते हैं अपन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे। भौतिक गुण अगर हम देखें तो ग्लाइकोल क्या है, कलरलेस होते हैं, स्वीट इन नेचर होते हैं यानी मीठे होते हैं। ठीक है, और काफ़ी गाढ़ा होता है ये लिक्विड, ऑयली टाइप होता है, ऑयली लिक्विड होता है ना जैसा, उस टाइप का होता है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे नंबर ऑफ OH ग्रुप बढ़ते जाते हैं या हम क्या मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाता है अल्कोहल्स का, तो वो क्या हो जाते हैं, गाढ़े होते जाते हैं, यानी कि थिक होते जाते हैं। और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो कैसे हो जाते हैं, वैक्सी सॉलिड हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी मास बढ़ा है, OH ग्रुप आया। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कैसे होते हैं, बिल्कुल जो है लिक्विड होते हैं, पानी की तरीके से। ठीक है, ये भी लिक्विड होते हैं लेकिन गाढ़े होते हैं, ये शहद की तरीके से गाढ़े होते हैं। ठीक है, जैसे आपने ग्लिसरॉल तो देखा हुआ ही है सब लोगों ने, है ना। आप लोग जो है देखते हैं ग्लिसरॉल जो होता है, जो बेसिकली आपने यूज़ भी किया होगा, ग्लिसरीन जिसको हम बोलते हैं। ग्लिसरीन कितना गाढ़ा होता है, कुछ हद तक उसके जैसे गाढ़ा होता है। ठीक है, ऑयली लिक्विड टाइप होता है ना। जल में और अल्कोहल में पूर्णतः विलय होता है ना, यानी कि कम्प्लीटली सॉल्युबल इन वाटर एंड अल्कोहल होगा, क्योंकि OH है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो वाटर के अंदर इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं ये। ठीक है, बट ईथर्स में ये इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इसका 198 है। अगर आप देखें तो ग्लाइकोल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से ज़्यादा होता है। उसका कारण क्या है कि यहाँ पे OH कितने हैं, 2 हैं, तो 2 OH होने की वजह से यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होती है, और ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो उनको तोड़ने के लिए भी आपको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, देन आते हैं अपन इनकी केमिकल रिएक्शंस पे, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं पे।
सबसे पहले जो रासायनिक अभिक्रिया है वो रिएक्शन विद सोडियम है, कि सोडियम के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा। ग्लाइकोल जब सोडियम के साथ में रिएक्शन करता है तो पहले ये रिएक्शन करता है 50 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कम टेम्परेचर पे सोडियम के साथ में रिएक्शन कर लेता है और बनाता है मोनोसोडियम ग्लाइकोलेट। ठीक है, यानी एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है किसके थ्रू, सोडियम के थ्रू, और क्या बन जाएगा, मोनोसोडियम ग्लाइकोलेट बनता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे CH2ONA और CH2OH। ठीक है, तो ये बन गया मोनोसोडियम ग्लाइकोलेट। इस मोनोसोडियम ग्लाइकोलेट को अगर और सोडियम के साथ में अभिक्रिया करवानी है तो वो बहुत हाई टेम्परेचर पे होती है, यानी 160 डिग्री सेल्सियस पे, 160 डिग्री सेल्सियस पे ये रिएक्शन होगी और क्या बन जाएगा, डाइसोडियम ग्लाइकोलेट बन जाएगा। यानी दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे किससे, सोडियम से, और क्या बन जाएगा, डाइसोडियम ग्लाइकोलेट। मेटल के साथ में रिएक्शन कर रहा है, यानी ये क्या शो कर रहा है, इसके एसिडिक नेचर को शो कर रहा है। ये आप जानते हैं कि कोई भी कंपाउंड मेटल के साथ रिएक्ट करके अगर हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है तो वो क्या होता है, एसिडिक इन नेचर। तो ये वैसे भी अल्कोहल है और अल्कोहल आप जानते हैं कि वीक एसिडिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, तो ये एसिडिक नेचर को ही शो कर रहा है इसके। तो मोनोसोडियम ग्लाइकोलेट और अगर आप रिएक्शन करा दे 160 पर तो क्या बन जाएगा, डाइसोडियम ग्लाइकोलेट। ठीक है, देन उसके बाद में हम इसके कराते हैं रिएक्शन विद हाइड्रोजन क्लोराइड। HCl के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं हम। HCl आप जानते हैं एसिड है, एसिड के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो पहले ये जो रिएक्शन होगी इथाइलिन ग्लाइकोल की HCl के साथ में, ये होगी 160 डिग्री पे, यानी 160 डिग्री पे। ठीक है, और H2O का मॉलिक्यूल निकलेगा, देखिए H और OH, और क्या जुड़ जाएगा, Cl। तो ये वही बनेगा इथाइलिन क्लोरोहाइड्रीन, पहले भी बनाया था, याद करो। ठीक है, मेथड प्रिपरेशन में बना था। तो इथाइलिन क्लोरोहाइड्रीन बनेगा, यानी एक OH की जगह क्या आ गया, Cl आ गया, H2O का मॉलिक्यूल निकल गया। अब अगर आप और HCl के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो दूसरा OH का मॉलिक्यूल भी रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे होगी। और कितना टेम्परेचर लगेगा, 200 डिग्री सेल्सियस, यानी 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। और अब क्या बनेगा, इथिलीन क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, पहले इथाइलिन जो है क्लोरोहाइड्रीन और उसके बाद इथाइलिन क्लोराइड। ठीक है, ये इथाइलिन क्लोराइड बन जाएगा, या इसको हम कह सकते हैं इथेन 1,2 डाई क्लोराइड। ठीक है, 1,2 डाइक्लोरोइथेन है ना, क्योंकि Cl जो है वो क्या है, सब्स्टिट्यूएंट होता है, OH क्या है, मेजर फंक्शनल ग्रुप है, ये सब्स्टिट्यूएंट होता तो इसका क्या आएगा, प्रीफिक्स आएगा। ठीक है, तो 1,2 डाइक्लोरोइथेन भी कह सकते हैं हम इसको, या इथिलीन क्लोराइड तो है ही नाम, इसका कॉमन नेम है। ठीक है, तो हम हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्शन करा करके इथिलीन क्लोराइड बना सकते हैं। देन नेक्स्ट जो है वो है फॉस्फोरस हैलाइड के साथ में रिएक्शन। फॉस्फोरस हैलाइड के साथ में रिएक्शन आप जानते हैं, अल्कोहल फॉस्फोरस हैलाइड के साथ में रिएक्शन करके क्या देता है, क्लोराइड देता है या हैलाइड बनाता है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ बनेगी कि हमने इथाइलिन ग्लाइकोल की रिएक्शन कराई PCl5 से तो क्या बन जाएगा, इथिलीन क्लोराइड बन जाएगा। यही हम अगर इथाइलिन ग्लाइकोल की रिएक्शन कराएं PbR3 से तो क्या बन जाएगा, इथाइलिन ब्रोमाइड बन जाएगा। ठीक है, और अगर हम रिएक्शन इथाइलिन ग्लाइकोल की कराएं Pi3 से तो क्या बनेगा कि इथाइलिन आयोडाइड बनता है, लेकिन दो आयोडीन जो है, आयोडीन आप जानते हैं साइज़ बहुत ज़्यादा होता है, बड़ा होता है, तो दो आयोडीन एकदम पास पास हैं, तो इनमें क्या होता है, बेसिकली ये स्टेबल नहीं होता है, और स्टेबल नहीं होता तो यहाँ से I2 का मॉलिक्यूल निकल जाता है, यानी कि I2 आयोडीन जो है वो निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, इथीन बन जाता है। ठीक है, इथाइलिन बोल दो या इथीन बोल दो, एक ही बात है, इथाइलिन बन जाता है, जो कि क्या होता है, स्टेबल होता है। यानी यहाँ पे हमने बेसिकली क्या देखा कि इथाइलिन से इथीन बन गया वापस। ठीक है, पर किस केस में, जब हमने फॉस्फोरस आयोडाइड के साथ में रिएक्शन कराई, फॉस्फोरस क्लोराइड के साथ कराई कोई दिक्कत नहीं है, इथिलीन क्लोराइड बनेगा। फॉस्फोरस ब्रोमाइड के साथ कराई कोई दिक्कत नहीं है, इथिलीन ब्रोमाइड बन जाएगा। लेकिन जैसे ही हम फॉस्फोरस आयोडाइड के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर जो है जो कंपाउंड बनता है वो अनस्टेबल होता है। ठीक है, जो इथिलीन आयोडाइड बनता है वो अनस्टेबल होता है और वो आयोडीन गैस लिबरेट करके क्या बना देगा, इथीन बना देता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हम एसिटिक एसिड के साथ में रिएक्शन कराएंगे इसके। देखिए एसिटिक एसिड आप जानते हैं क्या होता है, CH3COOH होता है। तो इथिलीन ग्लाइकोल जब एसिटिक एसिड से रिएक्शन करेगा, ये बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, एस्ट्रिफिकेशन है। अगर आप देखें तो एस्ट्रिफिकेशन, जैसे हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का एस्ट्रिफिकेशन करते हैं तो हम यही करते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से और क्या बनता है, एस्टर बनता है। यहाँ भी वही हो रहा है, पर यहाँ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल नहीं है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल है। तो हम उस डाईहाइड्रिक अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं एसिटिक एसिड से, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड से। पर कार्बोक्सिलिक एसिड के यहाँ मॉलिक्यूल लगेंगे दो, है ना,
दो मॉलिक्यूल लगेंगे। ये देखिए एसिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल, एसिटिक एसिड का दूसरा मॉलिक्यूल, वही H2O का मॉलिक्यूल निकलेगा यहाँ से, H2O का मॉलिक्यूल निकलेगा यहाँ से, यानी H2O के कितने मॉलिक्यूल निकले? दो। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट है, क्योंकि ये क्या है? एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन होती है। आपको मालूम है एस्टरिफिकेशन इज एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन, हमने इसका मैकेनिज्म भी किया हुआ है, और यहाँ एस्टर बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया ग्लाइकोल डाई एसिटेट। ग्लाइकोल तो था ही है, CH2, यहाँ तक तो ग्लाइकोल ही है ये, और एसिटेट ग्रुप लगा है, वो भी कितने? दो लगे हैं, तो ग्लाइकोल डाई एसिटेट बन जाता है, और जल के दो अणु निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये एस्टरिफिकेशन ही है। यानी जो आपने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की रिएक्शंस पढ़ी हैं काफ़ी हद तक सिमिलर रिएक्शंस हैं, बस वो दो बार होती हैं या दो मॉलिक्यूल जुड़ते हैं। देन उसके बाद में है नाइट्रेशन हम करें, अगर नाइट्रिक एसिड के साथ में हम रिएक्शन कराते हैं, तो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो भी यही होता है, H2O का मॉलिक्यूल निकलेगा यहाँ से, और नाइट्रिक एसिड के दो मॉलिक्यूल जुड़ेंगे। ठीक है, वही सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट की तरह यूज़ होता है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये एसिडिक हाइड्रोलाइसिस है, ये भी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस था, ये भी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस है, तो H2O का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा? CH2ONO2, CH2ONO2। ठीक है, और 2H2O के मॉलिक्यूल निकलेंगे, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोल डाइनाइट्रेट बनेगा ये। ठीक है, डाइनाइट्रेट है बेसिकली, तो ये हो गया ग्लाइकोल डाइनाइट्रेट, यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हम कर रहे हैं ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीकरण। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा, ऑक्सीडेशन है ना, अक्सर पूछी जाती है, क्योंकि ऑक्सीडेशन में दो चीज़ें हो जाती हैं। एक तो ये जिसमें नो CO कार्बन कार्बन क्लीवेज, यानी कार्बन बॉन्ड जो है वो क्लीव नहीं होता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन जो मैं कह रहा था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीडेशन में क्या है कि यहाँ पे दो टाइप के ऑक्सीडेशन है। एक तो जिसमें कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है वो क्लीव होता है। कौन सा कार्बन कार्बन बॉन्ड आप जानते हैं? ग्लाइकोल है, यानी कि दो कार्बन है और दोनों के बीच में बॉन्ड है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, और दोनों कार्बन से एक एक OH ग्रुप अटैच है। तो एक तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आ जाती हैं जिनके अंदर ये कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो क्लीवेज नहीं होता है, और दूसरे टाइप की वो रिएक्शंस आ जाती हैं ऑक्सीडेशन में जिनमें कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज हो जाता है। ठीक है, तो पहले हम वो रिएक्शंस लेंगे जिनमें कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज नहीं होता है, यानी नो कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि अगर हम HNO3 या अल्कलाइन KMnO4 यूज़ करते हैं एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, यानी कि क्षारीय KMnO4 या नाइट्रिक अम्ल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह अगर हम यूज़ करते हैं, ऑक्सीकारक की तरह, तो ग्लाइकोल का अणु जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब देखिए अल्कोहल है, ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनाएगा? एल्डिहाइड बनाएगा। एल्डिहाइड को और अगर आप ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या बनाएगा? वो एसिड बनाएगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। तो यहाँ पे ग्लाइकोल ऑक्सीडाइज हो जाता है ग्लाइकोलिक एसिड में और ऑक्जेलिक एसिड में। ठीक है, ग्लाइकोलिक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड में। ठीक है, इन दिस प्रोडक्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज नॉट क्लीव्ड। ठीक है, इनमें कार्बन कार्बन बॉन्ड का जो इथाइलिन ग्लाइकोल का जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो क्लीव नहीं होता। देखिए ये रही रिएक्शन कि हमने ग्लाइकोल का ऑक्सीडेशन किया HNO3 या अल्कलाइन KMnO4 से, तो ये कार्बन जो है दोनों में से कोई भी एक कार्बन का आप देखिए क्या बन गया? एल्डिहाइड। ठीक है, फिर और ऑक्सीडेशन किया तो उसी कार्बन का क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, यानी COOH। दूसरे कार्बन पे कुछ नहीं हुआ है, तो ये जब एक कार्बन पे एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है ये कहलाता है ग्लाइकोल एल्डिहाइड। ऑक्सीडेशन और होगा तो ये कहलाता है ग्लाइकोलिक एसिड। ये है ग्लाइकोलिक एसिड। ठीक है, ये ग्लाइकोल एल्डिहाइड का अगर हम फर्दर और ऑक्सीडेशन करते हैं तब दूसरे कार्बन का ऑक्सीडेशन होता है और वो क्या बनता है? ग्लाइऑक्सिलेट बनता है, यानी कि CHO। ठीक है, यानी दूसरे कार्बन का भी क्या हो जाता है? एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और उसका फिर और ऑक्सीडेशन करेंगे तो एक कार्बन जो है वो किस में कन्वर्ट होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में, यानी COOH। दूसरा एल्डिहाइड ही रहेगा। फिर और ऑक्सीडेशन करेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक तो हो ही गया था, दूसरा भी हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? ये जो बना है COOH CHO, इसको हम कहते हैं ग्लाइऑक्जेलिक एसिड, और लास्ट में जो बनता है वो क्या है? ऑक्जेलिक एसिड। ऐसे ही हम इसका भी कर सकते हैं। देखिए ये यहाँ से यहाँ आएगा, या फिर हम कह रहे हैं कि यहाँ से और ऐसे भी ले सकते हो आप। ठीक है, यानी एक तो क्या, सबसे पहले अपन एक कार्बन को लेके चलें। जैसे देखिए पहले कार्बन को किस में कन्वर्ट किया? CHO में। फिर और ऑक्सीडेशन हुआ तो उस कार्बन को किस में कन्वर्ट किया? COOH में। ठीक है, अब एक कार्बन तो हो गया COOH में कन्वर्ट, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब दूसरे का नंबर है, अब इस कार्बन का ऑक्सीडेशन होकर किस में कन्वर्ट होगा? एल्डिहाइड में। फिर इस कार्बन का वापस और ऑक्सीडेशन होगा और किस में कन्वर्ट होगा? एसिड में। तो ये क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो या तो आप एक ये चल सकते हैं, देखिए यहाँ से कट से चल रहा है ये ऐसे, ये भी सही है। पहले एक कार्बन का करो, पहले एक कार्बन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करो, फिर उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करो, फिर दूसरे कार्बन को भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट करो और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करो। या फिर हम ऐसे भी चल सकते हैं
कि पहले एक कार्बन एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ, फिर और ऑक्सीडेशन किया तो दूसरा कार्बन भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ, फिर ऑक्सीडेशन किया तो पहला कार्बन जो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ था वो एसिड में कन्वर्ट हो गया, और फिर और ऑक्सीडेशन किया तो दूसरा कार्बन है वो भी एसिड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे कि पूरी रिएक्शन में कहीं पर भी कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज नहीं होता है। ठीक है, एक तो ये है। सेकंड जो है वो है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज का मतलब है ऑक्सीकारी विदलन, यानी यहाँ पर जो है कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे हम ले सकते हैं लेड टेट्राएसिटेट। ठीक है, ये फॉर्मूला है PbCH3COO होल 4। ठीक है, ये लेड टेट्राएसिटेट है। या परायोडिक एसिड ले सकते हैं HiO4 परायोडिक एसिड हो जाएगा, या फिर एसिडिक KMnO4 ले सकते हैं। ठीक है, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिक K2Cr2O7 यानी कि अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये क्या हो सकते हैं यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं हम, इतने सारे, इनमें से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीव होता है। कैसे होगा देखिए, अगर हम इनमें से कोई सा भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं देन कार्बन कार्बन बॉन्ड इज ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज क्लीव्ड एंड इट इज कॉल्ड ग्लाइकोल फिजन। इसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोल विदलन कहते हैं। ठीक है, ये वाला कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट जाएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने लिया है लेड टेट्राएसिटेट। ठीक है, तो यहाँ दो मॉलिक्यूल बनेंगे फॉर्मेल्डिहाइड के और दो बनेंगे एसिटिक एसिड CH3COOH, और साथ में ये लेड एसिटेट बाहर आ जाता है CH3COO होल ट्वाइस Pb। ये हो गया लेड एसिटेट। ठीक है, लेड एसिटेट बाहर आ गया। लेड टेट्राएसिटेट से क्या बन गया, लेड एसिटेट, और फॉर्मेल्डिहाइड बना, साथ में क्या बन गया, दो मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के। ठीक है, यहाँ से फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, वो भी दो मॉलिक्यूल बनेंगे। इसका मतलब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, तभी तो दो कार्बन, वरना तो कार्बन तो दो ही थे, और दो मॉलिक्यूल कैसे बनेंगे कि ये दोनों यहाँ से टूट गए। तो HCHO और HCHO। ठीक है, ये O इसके साथ में लें अपन, तो HCHO ये बन गया, HCHO ये बन गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। और जो हाइड्रोजन बचे हैं वो दो, ये ले लो एसीटेट निकाल लो दो, तो वो दो हाइड्रोजन दो एसीटेट के साथ जुड़ेगा तो CH3COOH और CH3COOH, यानी दो ये जुड़ गए, दो मॉलिक्यूल ये बन गए एसिटिक एसिड के, और यहाँ कितने बच गए, दो एसीटेट बच गए, यानी कि PbCH3COO होल ट्वाइस, यानी कि लेड एसीटेट बच गया। सेम यही चीज़ क्या हो रही है यहाँ देखो, परायोडिक एसिड के साथ में भी हो रही है कि वही HCHO और HCHO, यानी दो फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल निकल गए। ठीक है, और एक क्या निकल गया, H2O, क्योंकि दो हाइड्रोजन है ना, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके क्या बना दिया, H2O, और यहाँ क्या बच गया, HiO3 बच गया, ये HiO3। ठीक है, इन दोनों ही रिएक्शंस के अंदर एक साइक्लिक एस्टर बनता है। ठीक है, साइक्लिक एस्टर formed as a intermediate, and by oxidation reduction of this cyclic intermediate carbon carbon bond break and product is formed। तो ये साइक्लिक एस्टर जो बनता है, पहले सबसे पहले इसमें क्या होगा, एक इंटरमीडिएट बनता है जो क्या कहलाता है, साइक्लिक एस्टर। इन दोनों रिएक्शंस में हमने डायरेक्ट रिएक्शंस लिखी है, अगर हम इनका मैकेनिज्म देखें तो दोनों में एक साइक्लिक एस्टर बनता है, और वो साइक्लिक एस्टर जो है उसका क्या होता है, फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, और जो है कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट जाता है। ये देखिए, अगर हम टेट्रा एसिटेट लेड टेट्रा एसिटेट के साथ में रिएक्शन देखें तो ये देखिए ये बनता है। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन निकल गए ना, और वो हाइड्रोजन किसके साथ गए, CH3COO के साथ गए, तो दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल बन गए, ये वाले, ये दो यहाँ से निकल जाएंगे, तो ये और दो हाइड्रोजन निकल जाएंगे, तो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है ये इसके साथ में जुड़ गया है देखो। ठीक है, फिर ये भी निकल जाएगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देखो इधर आए, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आए, तो यहाँ से ये बॉन्ड टूट गया, तो ये दो मॉलिक्यूल बन गए किसके, HCHO के। ऐसा ही यहाँ होता है HiO3H, यहाँ पे HH निकल गया और वो एक ऑक्सीजन निकल गया, तो क्या हो गया, H2O बन गया। ठीक है, और ये बन गया साइक्लिक एस्टर, इससे भी क्या बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, ग्लाइकोल जो है एसिडिक KMnO4 या एसिडिक K2Cr2O7 से भी क्या हो सकता है, ऑक्सीडाइज हो सकता है, यानी अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट और अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट से भी क्या हो सकता है, इसका जो है ऑक्सीकरण हो सकता है। लेकिन उसमें क्या है, ये क्या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडेशन होता है तो सीधा क्या बनता है, एसिड बनता है। कौन सा एसिड बनेगा, फॉर्मिक एसिड। यानी ये जो एसिटल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड बन रहा है, यही नहीं रुकेगा, बल्कि इसके आगे और इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, यानी एक कार्बन का एसिड। वो भी दो मॉलिक्यूल बनेंगे, क्योंकि दो कार्बन थे तो दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम ये भी करवा सकते हैं। ये देखो ये रहा, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, यानी एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है डिहाइड्रेशन, यानी निर्जलीकरण।
निर्जलीकरण जो है वो तीन यहाँ पर बताया गया है, तीन टाइप से उसको बताया गया है कि इथाइलिन ग्लाइकोल को हम गर्म कर रहे हैं ZnCl2 की प्रेजेंस में। ZnCl2 की प्रेजेंस में जब गर्म करते हैं तो H2O का मॉलिक्यूल यहाँ पे जो है एसिटल्डिहाइड बनता है, CH3COH, ठीक है। गर्म करने पर ड्राई ZnCl2 की प्रेजेंस में इथिलीन ग्लाइकोल को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, एसिटल्डिहाइड बनेगा। यही इथाइलिन ग्लाइकोल को अगर हम हीट करें 500 डिग्री सेल्सियस पे अलोन, यानी अकेले ही, कुछ मिलाएंगे नहीं, यहाँ तो ZnCl2 हमने मिलाया था, यानी कैटलिस्ट लिया था ZnCl2, कैटलिस्ट की फॉर्म में गर्म, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में गर्म किया था। अब यहाँ कोई कैटलिस्ट नहीं है तो इसको क्या है, बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म करना पड़ेगा। हमने 500 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया अगर इथिलीन ग्लाइकोल को अकेले कोई, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो H2O का, वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी निकल जाएगा, मॉलिक्यूल निकल जाएगा वाटर का, और ये क्या बन जाएगा, इथिलीन ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। और यही अगर हम इसका जो है डिहाइड्रेशन कर देते हैं कंसनट्रेट डाइल्यूट H2SO4, क्योंकि H2SO4 या H3PO4 ये वैसे भी क्या है, हाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं, डिहाइड्रेटिंग, ठीक है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब वाटर मॉलिक्यूल निकाल देते हैं ये, ठीक है। तो जब इनकी प्रेजेंस में हम इसका डिहाइड्रेशन करेंगे H2SO4 या H3PO4 के प्रेजेंस में, तो 1,4 डाइऑक्सेन बनता है, ठीक है। और 1,4 डाइऑक्सेन जो है वो एक इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है, यानी औद्योगिक विलायक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट विलायक होता है, बहुत सारी रिएक्शंस में काम आता है एज ए सॉल्वेंट। तो देखिए डाइल्यूट H2SO4 लेते हैं तो देखिए यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल, यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल लिए हैं इथाइलिन ग्लाइकोल के, एक ये मॉलिक्यूल है CH2H, दूसरा ये है CH2H। तो डाइल्यूट H2SO4 यहाँ क्या कर रहा है, सिर्फ एक कैटलिस्ट का काम करता है, ठीक है। ये कैटालाइटिक डिहाइड्रेशन है, ठीक है ना। तो ये H2O का मॉलिक्यूल तो निकलेंगे दो, ये देखो CH2 है, ये भी CH2 है, ऊपर भी एक O और नीचे एक O, क्योंकि O बच गया, दो H2O के मॉलिक्यूल निकल गए, ये जुड़ गए देखो आपस में, ये CH2 ऑक्सीजन, ये CH2 ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन से जुड़ गए, तो ये बनता है 1,4 डाइऑक्सेन और दो जल के अणु निकल जाते हैं। यही अगर हम इसको हीट करें इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO4, ठीक है, डाइल्यूट H3PO4, देखो ध्यान रखना यहाँ कंसनट्रेट था H3PO4, डिहाइड्रेटिंग ही था लेकिन कंसनट्रेट था, तो यही बनेगा 1,4 डाइऑक्सेन। और अगर हम डाइल्यूट ले लें H3PO4 ना, अगर डाइल्यूट H3PO4 ले लें, उसकी प्रेजेंस में अगर हम यहाँ पर डिहाइड्रेशन कराएं तो दो ग्लाइकोल के मॉलिक्यूल जुड़ते हैं और H2O का एक मॉलिक्यूल निकलता है, जल का एक अणु निकलेगा और क्या बनेगा, डाई इथाइलिन ग्लाइकोल बनेगा, ठीक है। इधर भी ग्लाइकोल, बीच में से H2O का मॉलिक्यूल देखो निकल गया, ये है ना, और डाई इथाइलिन ग्लाइकोल, यानी कहने का मतलब यहाँ और यहाँ से और नहीं निकलेगा, एक और मॉलिक्यूल नहीं निकलता। अगर एक और मॉलिक्यूल निकलता तो क्या बन जाता, ये बन जाता, ठीक है। तो अगर कंसनट्रेट लोगे H3PO4 तो 1,4 डाइऑक्सेन बनेगा, और अगर H3PO4 आपने डाइल्यूट ले लिया है तो डाइइथाइलिन ग्लाइकोल बनेगा, ठीक है। सिर्फ इतना ही अंतर है। नेक्स्ट जो है वो कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ में रिएक्शन है कि हम इथाइलिन ग्लाइकोल की रिएक्शन जो है कार्बोनाइल कंपाउंड में जानते हो एल्डिहाइड और कीटोन, इनमें से किसी के भी साथ में रिएक्शन करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड, क्योंकि मिनरल एसिड वही है, सल्फ्यूरिक एसिड है या HCl है या HNO3 है, ये मिनरल एसिड होते हैं, और ये यहाँ क्या करेंगे, वही कैटलिस्ट की तरह यूज़ होंगे, ठीक है। तो इनकी प्रेजेंस में अगर हम यहाँ पर रिएक्शन कराते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ में, एल्डिहाइड या कीटोन के साथ में, तो एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, एसिटल, और कीटोन के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, कीटेल, ठीक है। तो साइक्लिक एसिटेल या साइक्लिक कीटेल जो है प्रोडक्ट बनता है। ये देखिए ग्लाइकोल का मॉलिक्यूल और एल्डिहाइड लिया है, R और H है, R C डबल बॉन्ड O और H है मतलब एल्डिहाइड है, तो ये देखिए एक H2O का मॉलिक्यूल निकला और ये क्या बना, साइक्लिक एसिटल बना, ठीक है। और अगर कीटोन ले लें, दोनों जगह R है, R डैश है, R और R डैश का मतलब है बोथ आर मे बी सेम और मे बी डिफरेंट, तो ये H2O का मॉलिक्यूल यहाँ भी निकलेगा और क्या बनेगा, साइक्लिक कीटल बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो है कुछ केमिकल रिएक्शंस है, अभी पूरी नहीं हुई है, एक केमिकल रिएक्शन और बच गई है जो है पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट, ठीक है। और उसके बाद में आते हैं अपने ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल, जो हम करेंगे अब कल, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम कल करेंगे। तो इतने में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।